गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। तो आज अपनी बात करते हैं, कल आपका लेसन हुआ था क्षितिज का। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, इसका पहला लेसन सूरदास वाला पहला लेसन आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज अपने इसके प्रश्नों पर थोड़ा नजर कर लेते हैं। जो प्रश्न है, जो पाठ्य पुस्तक के वर्ड मीनिंग है, वो आपको सारे के सारे करने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न, दूत मिलो एक भोर से क्या आशय है? यानी कि गोपियों को प्रातः काल में जो दूत मिला, तो उस दूत का क्या आशय है? तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन है घ उद्धव के ऊपर टिक कर लेना, यस कर देना उसको। दूसरा प्रश्न है आपका, नागल नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है? यानी कि नागल नवल किशोर, नागर का मतलब चतुर, नवल किशोर, तो ये कल श्री कृष्ण के लिए मैंने आपको बताया था। तो तीसरा ऑप्शन है कृष्ण, वो कर लेना। अति लघुतरात्मक प्रश्न में आइए कि कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रही हैं? जो आपका पहला पद था उसमें गौरी किसको कह रहे हैं? तो इसमें उत्तर आपको लिखना है कृष्ण गौरी शब्द राधा के लिए या राधिका के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आगे नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखिए, सारे बंधन तोड़कर कौन कहां चला गया? तो गोपियों ने उद्धव को कहा था कि श्री कृष्ण चले गए, तो आपको उत्तर लिखना है सारे बंधन तोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? तो गोपियों को भ्रमर के रूप में श्री कृष्ण का संदेश वाहक उद्धव मिला। ठीक है, श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया? तो इसका उत्तर आप लिखोगे कि श्याम ने, गोपियों ने जितने भी संदेश वाहकों के साथ संदेश भेजे थे, तो उन संदेश वाहकों को अपने वश में कर लिया। ठीक है, तो लघुतरात्मक क्वेश्चन में आप बता देता हूं मैं, आप कर लेना, जो व्याख्या कराई उसी के आधार पे है। कृष्ण ने भोली राधिका को बातों में कैसे उलझा लिया? तो कृष्ण ने भोली राधिका को बातों में इसलिए उलझा लिया कि कृष्ण ने पूछा कि आप किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, ब्रज के अंदर आप गलियों में आती नहीं हो। तो उसने कहा हम ब्रज में क्यों आए? हमने तो सुना है कि नंद का एक पुत्र है, वो माखन दधी की चोरी करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने आपका क्या चुरा लिया? आप तो हमारी साथ जोड़ी बनाकर खेलने के लिए चलो। तो इसलिए कृष्ण ने राधिका को, भोली वाली राधिका को अपनी मीठी और रसिक बातों के अंदर उलझा दिया। ठीक है, कृष्ण ने एक झलक गोपियों को मन कैसे कस में कर लिया? श्री कृष्ण ने अपने चितवन यानी कि दृष्टि नजर से कनखियों से देखते हुए गोपियों को अपने वश में कर लिया था, अपने हृदय में बसा लिया था। मथुरा के कोई संदेशों कैसे भर गए? तो गोपियों ने जितने भी संदेश, जितने भी पथिक मथुरा को जाते थे सबको साथ अपना संदेश देती थी। तो इतने पथिक गए कि वहाँ मथुरा के जितने भी कुएं थे सारे संदेशों से भर गए, और वहाँ पर जितनी भी औरतें पानी लेने के लिए जाती थी, तो वो हर दिन अब एक नया संदेश लेकर आने लगी। तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। ठीक है, तजी अंगार आघात से क्या तात्पर्य है? तजी अंगार आघात, तो गोपियों ने उद्धव से कहा था कि जिसका जैसा मन है उसको वो ही सुहाता है। जिस प्रकार उसने एक उदाहरण दिया था चकोर पक्षी का, कि चकोर नामक पक्षी होता है, उसको चंद्रमा की किरणें ही चुभता है, या उनको नहीं चुभता तो अंगारों को खाता है, उसके अलावा वो किसी का सेवन नहीं करता। उसी प्रकार गोपियां कहती है कि हम भी श्री कृष्ण के मोह पास में बंध गए, हमें श्री कृष्ण के अलावा और कोई अच्छा नहीं लगता। तो ये प्रश्न करने लेना। ठीक है, अब अपने आज चलते हैं, आपका दूसरा लेसन निकाल लीजिए, फटाफट निकाल लीजिए दूसरा लेसन। दूसरा लेसन का नाम है तुलसीदास। ठीक है, तो तुलसीदास लेसन है आपका। तो इसमें अपने सबसे पहले तुलसीदास का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है और हर बार कई बार आता भी है। ठीक है, कई बार लगातार 2 बार आ जाता है बोर्ड के अंदर। तो इसका
वो जीवन परिचय पूछेगा तो आपको दो टॉपिक बना करके लिखने हैं, एक तो जीवन परिचय और एक साहित्यिक परिचय। तो अपने स्टार्ट करते हैं इसका जीवन परिचय। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि तुलसीदास, अब मैंने आपको बताता हूं कि अपने काल खंडों को 4 भागों में बांटा गया है। आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल और आधुनिक काल है। तो तुलसीदास जी थे वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, भक्ति काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, सगुण भक्ति काव्य धारा के। तो इसमें देखिए तुलसीदास का जन्म है, तो जन्म 1523 के अंदर हुआ था, 23 ईस्वी में हुआ था। आपकी बुक्स में दिया हुआ है कि तुलसीदास का जन्म संवत 1589 संवत 1589 में। ठीक है, तो अगर आपको संवत लिखना है तो 1589 ही लिखना है। अगर आपको ईस्वी में लिखना है तो 1523 लिखना है। ठीक है, 1523 लिखना है क्योंकि ये 57 साल में से आगे चलता है। ठीक है, अब आगे आप आ जाइए। तुलसीदास, तो इसका जीवन परिचय में आप क्या लिखोगे कि तुलसीदास का जन्म, उत्तर अंडरलाइन करना, जो जीवन परिचय के अंदर आपका आएगा उसको अंडरलाइन करना आप, कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1523 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम आत्माराम और एक ये सरयू पारिक ब्राह्मण माने जाते हैं। ठीक है, जीवन परिचय में आप इनके माता पिता का नाम, गुरु का नाम, ये सब लिख सकते हैं। तो इनके माता का नाम तुलसी, और ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। ठीक है, जन्म लेती अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी इनकी। ठीक है, मुंह में दांत भी नहीं निकले होते, भय की आशंका के चलते माता पिता ने इनको त्याग दिया था। और त्यागने के बाद में एक मुनि नामक दासी थी जिसने इसका पालन पोषण किया था। ठीक है, बाल्यकाल इनका बहुत ही कठिनता से बीता था क्योंकि माता पिता ने त्याग दिया था, मुनि नामक दासी ने पालन पोषण किया, फिर बाद में उसने भी इसको त्याग दिया था। और इनकी पत्नी थी रत्नावली, वो भी इनको छोड़कर चली गई थी। तो इसलिए इनका बाल्यकाल है वो कष्टपूर्ण यानी कठिनता में बीता था। ठीक है, गुरु का नाम इनका नरहरिदास बताया जाता है, ये भी अंडरलाइन करना। और इनकी पत्नी है, उनका नाम रत्नावली था, वो भी एक क्या थी, विदुषी थी। ठीक है, और किसी कारणवश इनका वैवाहिक जीवन अत्यधिक या अति ज़्यादा दिनों तक नहीं चला था। तो ये आप इनके जीवन परिचय के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे आता है आपका दूसरा टॉपिक इसके अंदर, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय के अंदर ये होता है कि इसने कोई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया या फिर इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो उन रचनाओं के नाम इसमें आएंगे, किस भाषा में इन्होंने लिखा, और इनका जो काव्य है उसके अंदर कौन से छंद है या गुण है, किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इसके अंदर साहित्यिक परिचय के अंदर आती है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक लिखोगे तब जाके आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, अब देखिए रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी 1631 संवत में। अब 1631 संवत है, ये संवत 1631 है, संवत 1631 है। अगर ईस्वी सन में इसको करेंगे तो 57 साल इसमें आपको क्या करनी है, माइनस में करनी है, यानी कि 1574 ईस्वी, 1574 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, रामचरितमानस इनका प्रसिद्ध यानी इनकी अक्षर कीर्ति का जो भंडार है वो आपका ग्रंथ 1574 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की और हनुमान बाहुक नामक एक और ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, ये साहित्यिक परिचय में आएगा, आपका सारा अंडरलाइन करते रहना आप लोग। अब इसकी रचनाएं देखिए,
इन्होंने राम भक्ति के अनन्य भक्ति के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की थी। इनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की भक्ति थी। ठीक है, अब इन्होंने ग्रंथों की रचना, कितने ग्रंथों की रचना की वो आपको याद होने चाहिए और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, याद हो भी जाएंगे। 10-12 ग्रंथ है तो कम से कम 7-8 आपको याद होने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके आप। तो देखिए रामचरितमानस, और उसमें ब्रैकेट में लिख देना 1574 ईस्वी, बाकी याद रहे ना रहे ये तो जरूर लिखना आपको। रामचरितमानस है, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लल्ला नच्छू, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। ये गीतावली पर भी 3-4 ग्रंथ आपके आते हैं। ठीक है, तो ये आपके इनके साहित्यिक परिचय के अंदर आएंगे। और आगे एक लाइन और लिख देना कि तुलसीदास आदर्शवादी कवि थे। ठीक है, और ये अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के पंडित थे। सूरदास ने तो सिर्फ ब्रज भाषा के अंदर अपनी काव्य रचना की है, लेकिन तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के अंदर अपनी रचनाएं लिखी है, या अपनी रचनाओं में दोनों भाषाओं को समावेश किया है। ठीक है, और दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया था। ठीक है, अब अपने चलते हैं आपका जो पाठ परिचय है। ठीक है, तो आपका पाठ परिचय में देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। जो आपका लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो आपके रामचरितमानस जो ग्रंथ है उनके अंदर 7 कांड है, और 7 कांड के अंदर आपका एक बाल कांड आता है, उसमें से उन्होंने लिया है। ठीक है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में धनुर्ज्ञ के पश्चात, धनुर्ज्ञ ये होता है कि धनुष का जो राम ने जो तोड़ा था ना, तो उसके पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष का भंग का समाचार पाकर क्रोध से तमतमाते हुए वहां आते हैं। जो सभा थी, राजा जनक के दरबार में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसने सीता का संवरण का वो प्रस्ताव रखा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा सीता का उसके साथ विवाह कर दिया जाएगा। तो किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। पहले तो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि परशुराम थे वो शिव जी के बहुत अच्छे भगत थे, शिव जी को अपना गुरु मानते थे, और शिव जी के अगर धनुष को कोई तोड़ता है तो परशुराम का क्रोधित होना स्वाभाविक था। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों यानी कि दोनों एक दूसरे पे व्यंग्य कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, युक्त जो संवाद हुआ और उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत आपके किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों में देते हैं। अब परशुराम क्रोध से बोलते हैं तो लक्ष्मण क्या है, और चुटीले व्यंग्य करते हैं, तो उनका क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है। लक्ष्मण जहां विवाद वत्सल है वहीं श्री राम नीतिज्ञ है। ठीक है, सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। और विश्वामित्र गुरु थे, वो वहां बीच में बैठे हुए थे, वो क्या करते हैं, संतुलन बिंदु है। जैसे लक्ष्मण और परशुराम का वाद विवाद होता है, ठीक है, संवाद होता है तो उसके अंदर वाद विवाद होता है। ठीक है, परशुराम क्रोध से भरे वचनों को बोलता है और लक्ष्मण उनका उपहास उड़ाते हैं या कटाक्ष करते हैं, ठीक है, या व्यंग्य करते हैं, तो वो और ज़्यादा क्रोधित होते हैं। तो उनको संतुलन भी करना था, तो उस संतुलन के लिए वहाँ विराजमान थे गुरु विश्वामित्र। ठीक है, तो उनका संतुलन का बिंदु उनको कहा गया है। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को क्या है, प्रशमित करते हैं, यानी शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन जाता है। परशुराम क्रोधी स्वभाव के तो थे, लेकिन वहां जो उन्होंने क्रोध किया वो क्या है, उनका हास्यास्पद बन जाता है, यानी कि हंसने के योग्य बन जाता है। यानी कि वो बार बार मारने के लिए दौड़ते हैं लेकिन मार नहीं पाते हैं, तो वो एक हास्यास्पद बन जाता है। तो अब आपका देखिए लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये आपका लेसन का नाम है। तो इस लेसन को अपने पढ़ते हैं। देखिए, जो मैंने आपको कल बताया था कि आपकी सप्रसंग व्याख्या आएगी,
सह प्रसंग क्या आएगी, व्याख्या आएगी, और इसमें से इंपॉर्टेंट व्याख्या बनती है, हर बार आती है। तो उस व्याख्या में आपको सबसे पहले प्रसंग करना है। तो ठीक है, देखिए थोड़ा, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रसंग, फिर आपको क्या करना है, व्याख्या, फिर क्या करना है आपको, विशेष। ठीक है, तो अब देखिए, सूरदास का जो मैंने आपको कल प्रसंग बताया था वो अलग था, इस लेसन का वो अलग होगा। तो जैसे आपका पहला पैरा है आपका, तो उसके अंदर प्रसंग क्या बनता है वो देखिए। जैसे पहला पैरा, नाथ शंभु धनु भजनी हारा होई के एक दास तुम्हारा, आए सु का है कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। ये जो आपका पैरा है ये आ जाता है। तो इसके अंदर प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज के, प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज के तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र मानस के बाल कांड में से संकलित है, या बाल कांड में से उद्धृत है, या बाल कांड में से लिया गया है। तीनों में से कोई एक वर्ड लिख सकते हो आप, ठीक है, एक शब्द लिख सकते हो भाई। प्रस्तुत पद्यांश काव्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज के तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र मानस के बाल कांड में से उद्धृत है। इसमें परशुराम और लक्ष्मण के संवाद उल्लेखित है, या परशुराम या लक्ष्मण के संवाद को बताया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में आप व्याख्या स्टार्ट करोगे, जो आपको मैं भी बताने जा रहा हूँ। फिर आप विशेष लिखोगे। तो विशेष में भाई इसमें चेंज हो जाएगा, पहले पैरे का मैं आपको विशेष बता देता हूँ, व्याख्या में चलो पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं आपको विशेष बता देता हूँ। जैसे पहला पैरा आपका, तो इसमें पहले पैरे में भाषा, सबसे पहले आपको लिखनी है भाषा। तो भाषा इसमें कौन सी है, सूरदास वाले में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी है, अवधी, अवधी भाषा, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा, इसके अंदर शैली, शैली कौन सी है, तो इसमें आप लिख सकते हो व्यंग्यात्मक शैली। ठीक है, क्योंकि परशुराम और श्री वो लक्ष्मण है वो एक दूसरे पे व्यंग्य करते हैं, तो व्यंग्यात्मक शैली है। उपहासात्मक भी लिख सकते हो इसके अंदर, क्योंकि परशुराम जो वो कहता वो कर नहीं पाता, वो उपहास का एक पात्र बन जाता है। तो उपहासात्मक या व्यंग्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, ये विशेष में लिखना आप लोगों को। ठीक है, ध्यान देना जरा। फिर आपको लिखना है भाई इसके अंदर दोहे कौन से आए हैं। इसमें काव्य शास्त्र के नियम सारे लागू होते हैं। दोहे, तो इसमें दोहा और छंद कौन सा आया है, तो दोहा और चौपाई, दो प्रकार के छंद होते हैं, उन छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो दोहा और चौपाई, चौपाई छंद का प्रयोग, दोहा और चौपाई छंद का इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अब आता रस, क्योंकि काव्य शास्त्र के अंदर रस भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो रस, इसमें पहली जो दो लाइनें आपकी, उसमें तो शांत रस का वर्णन किया गया है, क्योंकि श्री राम है वो परशुराम को एकदम शांतिपूर्वक समझा रहे हैं, शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं। उसके बाद में लक्ष्मण और परशुराम का संवाद प्रारंभ हो जाता है, तो वहाँ क्या आएगा, रौद्र रस। तो दो प्रकार के रसों का प्रयोग किया गया, एक तो शांत रस है, शांत रस, और रौद्र रस, रौद्र रस का प्रयोग। ये 4 पॉइंट हो गए आपके। 5वां पॉइंट आपका आता है अलंकार का। अलंकार भी तो इसमें सम्मिलित है। तो अलंकार आपको इसमें, एक तो जितने भी आपके अलंकार है, 5-6 अलंकार आपके महत्वपूर्ण है, उनकी आपको परिभाषा याद होनी चाहिए कि किस अलंकार की कौन सी पहचान है, और अगर कोई पैरा आता तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, सम सो सा सा से सरिस, ये जो वाचक शब्द आते हैं वो उपमा अलंकार में आते हैं। तो आपकी 4th लाइन है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, इसके अंदर आपका अनुप्रास भी है और उपमा अलंकार, दोनों अलंकार है। ठीक है, भृंगुकुल केतु शब्द आता है आपके इसमें,
तो उसमें भी आपका रूपक अलंकार आएगा। और विदित सकल संसार, सकल संसार में आपका अनुप्रास अलंकार है। और धनुई सम त्रिपुरारी धनु, या वहां पे आप शब्द लिख के आओगे कि धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार में उपमा और अनुप्रास अलंकार। ठीक है, भृंगुकुल केतु के अंदर रूपक अलंकार, सहस्त्रबाहु समसु रिपु मोरा में उपमा अलंकार। तो इसके अंदर ये आपके आ जाते हैं अनुप्रास, रूपक और उपमा, इन 3 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। देखो आपके विशेष के अंदर 5 पॉइंट बन गए। ठीक है, छठा पॉइंट आप लिखो तो इसके अंदर से मैं एक विशेष लाइन उठा के लिख सकते हो भाई किसके बारे में किसने क्या कहा है। ठीक है, तो संवादात्मक शैली भी है इसके अंदर। संवाद यानी कि जो तुलसीदास का जो है रामचरितमानस है वो संवादात्मक शैली में बेजोड़ है, यानी पात्रानुकूल उनके संवाद है। तो इसलिए तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए। इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो कल इसकी व्याख्या आपको करवाएंगे। ठीक है, आज इतना ही है। पहले लेसन के आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए। पहला लेसन अच्छी तरह रीड कर लेना, लर्न कर लेना, और आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, और उनका जो सूरदास का कवि परिचय और उसका साहित्यिक परिचय वो भी आपको नोट करना है। अब तुलसीदास वाला आज जो लेसन करवा रहे हैं इसका तुलसीदास का जीवन परिचय और उसका साहित्यिक परिचय ये भी आपको नोट करना है। और कल इसकी व्याख्या अपने प्रारंभ करवाएंगे। धन्यवाद।